हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके करियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उत्तक यानी टिश्यू। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि उत्तक क्या होता है और पादप उत्तक और जंतु उत्तक में कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं तथा उस अंतर के पाए जाने के कौन कौन से कारण होते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पादप उत्तक को कंप्लीट करेंगे, पूरी तरीके से प्लांट टिश्यू को खत्म करेंगे, जो काफ़ी आसान सेगमेंट होगा आपके लिए अगर आप बढ़िया से समझे और लास्ट तक वीडियो में बने रहें। थोड़ा लंबा टॉपिक है लेकिन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आप काफ़ी अच्छे तरीके से और इसको पूरे समझ के साथ क्लास में इसको याद भी कर लेंगे आप। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि पादप उत्तक का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे कि पौधों में पाया जाने वाला जो उत्तक होता है, यानी वैसा उत्तक जो प्लांट्स में पाया जाता है, जो पौधों में पाया जाता है, उसको हम पादप उत्तक कहेंगे। सिंपल सी चीज़ है, पौधों में पाए जाने वाला उत्तक को पादप उत्तक कहते हैं, यानी वैसे टिश्यू जो प्लांट में उपस्थित होता है उसको प्लांट टिश्यू कहेंगे। लेकिन यहाँ समझना क्या है, समझना इसके क्लासिफिकेशन को, ये कितने प्रकार का होता है और कौन क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहली चीज कि पादप उत्तक को हम मेनली दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले पादप उत्तक को हम दो भाग में बांट सकते हैं, जिसमें एक नंबर होता है विभज्योतकी उत्तक, ये होता है पहला, ठीक है, विभज्योतकी उत्तक। और इसमें दूसरा होता है स्थायी उत्तक, यानी पादप उत्तक को आप दो भाग में बांट सकते हैं, विभज्योतकी उत्तक और स्थायी उत्तक। अब इसमें जो विभज्योतकी उत्तक है इसको भी तीन भागों में बांटा जा सकता है, यानी विभज्योतकी उत्तक भी तीन प्रकार का होता है, समझिएगा। इसमें एक होता है शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक, शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक, और फिर दूसरा होता है पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक, और आगे चलें तो तीसरा होता है अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक। तो ऐसे तीन प्रकार के विभज्योतकी उत्तक को हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं। अब आगे चलिए, तो ये जो स्थायी उत्तक है, स्थायी उत्तक को हम दो भाग में बांट सकते हैं। स्थायी उत्तक दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं सरल स्थायी उत्तक, और दूसरे को बोलते हैं जटिल स्थायी उत्तक, यानी ये भी दो प्रकार का हो गया। अब इसके बाद समझिए जो सरल स्थायी उत्तक है इसको हम तीन भाग में बांट सकते हैं। इसमें एक होता है मृदु उत्तक, एक होता है स्थूल कोण उत्तक, और आगे चलें तो एक तीसरा होता है इसमें दृढ़ उत्तक। इसको हम ऐसे तीन भाग में बांट सकते हैं। अब ये जो जटिल स्थायी उत्तक है ना, जटिल स्थायी उत्तक को हम संवहन उत्तक के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका दूसरा नाम संवहन उत्तक भी है। और संवहन उत्तक को हम दो भाग में बांट सकते हैं, जिसमें एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम इसको भी दो भाग में बांट सकते हैं। तो ये रहा पूरे पादप उत्तक का क्लासिफिकेशन, और आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझना है। तो आइए सबसे पहले पादप उत्तक दो प्रकार का है, विभज्योतकी उत्तक और स्थायी उत्तक। तो ये समझिए, तो विभज्योतकी उत्तक हम वैसे उत्तक को बोलते हैं जिसमें डिवीजन की क्षमता होती है, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। नामे से स्पष्ट है, वैसा उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विभज्योतकी उत्तक। वैसा उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता होती है उसको विभज्योतकी उत्तक बोलते हैं। सबसे पहले आप कॉपी में ये विभाजन को नोट कर लेंगे, ये जो वर्गीकरण इसको बनाया गया, उसके बाद ही आप इसको समझेंगे। तो देखिए विभज्योतकी उत्तक हम वैसे उत्तक को बोलते हैं जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, यानी जिस उत्तक में हमेशा डिवीजन होते रहता, विभाजन होते रहता, अलग अलग पार्ट्स में वो बंटते रहता है, उसको हम बोलते हैं विभज्योतकी उत्तक। लेकिन स्थायी उत्तक क्या है, तो देखिए वैसा उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्थायी उत्तक। नामे से स्पष्ट है, परमानेंट टिश्यू है, जैसा है वैसे रहेगा, उसमें डिवीजन वगैरह नहीं होगा, लेकिन इसमें डिवीजन होता है। तो ये तो दोनों समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि जो विभज्योतकी उत्तक है कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक, पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक और अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक। तो पहले हम इन तीनों को समझाएंगे और उसके बाद फिर हम स्थायी उत्तक के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो देखिए इसको हम थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं और आप समझिए
कि पहले ये तीनों जो स्थायी विभज्योतकी उत्तक के काइंड्स है, इस तीनों को हम पहले समझाते हैं। तो एक फिगर के माध्यम से समझाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई एक प्लांट बना रहे हैं, कोई एक पौधा बना रहे हैं। हो सकता है यहाँ से मान लीजिए कि ऐसे डाली वगैरह इसमें से निकला हुआ है, इसमें से ऐसे डाली वगैरह निकला हुआ है, और फिर इसको हम ऊपर की ओर ले गए और आगे चलकर यहाँ से मान लीजिए कि कुछ और डाली वगैरह निकालने की हम कोशिश करते हैं। अब क्या होगा कि थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाकर और यहाँ इसके शीर्ष भाग को हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई पौधा का पार्ट है। तो हालांकि देखने में तो पौधा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और पतला किया रहता है तो मेढक लगता, बेंग, ढबूसुआ बेंग जो भादों के मौसम में पियर का देखता है सब। एनीवेज, आपको समझना इसमें ये है कि ये जो प्लांट है इसके ऊपरवा आप देखिएगा ना, इसके शीर्ष भाग पे यानी इसके सबसे ऊपर, तो यहाँ पे जो उत्तक पाया जाता है प्लांट टिश्यू में, जो सबसे ऊपरवा उत्तक पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक। शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक जो सबसे ऊपरवा पाया जाता है, मतलब प्लांट में किसी भी पौधों में वो शीर्ष भाग में पाया जाता है। अब फिर इसमें देखिएगा, देखिए पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक का मतलब क्या? तो पार्श्व का मतलब होता है समांतर। क्या? समांतर, पैरेलल। तो इसमें पौधों में जो तना है ना, इस तना के समांतर, मतलब यहाँ से ऐसे तना के समांतर जो है कुछ टिश्यू पाया जाता है, कुछ उत्तक पाया जाता है जो पेड़ पौधों में तना के समांतर जो है ऊपर तक गया रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो उत्तक यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला जो उत्तक आपको दिख रहा है, इस उत्तक को हम क्या कहेंगे? जो पेड़ पौधों में इधर लगभग जड़ से स्टार्ट होकर पूरा ऊपर तक पैरेलल गया रहता, समांतर, यानी उसके पार्श्व क्रम में गया रहता। पार्श्व का मतलब समांतर होता है। तो फिर ऐसे उत्तक को हम बोलते हैं पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक। और जहाँ पे टहनियाँ, देखिए यहाँ से टहनी निकल रहा है, यहाँ से टहनी निकल रहा है, तो टहनियों के प्रारंभिक स्थान पे भी कुछ उत्तक पाए जाते हैं। और टहनियों के प्रारंभिक स्थान पे जो उत्तक होते हैं ना, इसको अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो विभज्योतकी उत्तक है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। लेकिन अब आपको हम ये समझाएंगे कि इन उत्तकों का क्या काम है, यानी ये तीनों प्रकार के जो अलग अलग उत्तक है, तीनों के क्या क्या काम है, हम आपको ये समझाते हैं। तो देखिए, शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक का काम है पौधों के शीर्ष भाग में कोशिका विभाजन करके, शीर्ष भाग में कोशिका अभी बताए कि इसमें विभाजन की क्षमता होती है। तो शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक का होता है, ये ससुरी यहाँ पे विभाजन करेगा, यहाँ पे ये सेल डिवीजन करेगा। सेल डिवीजन यहाँ होगा तो इसके लंबाइया में वृद्धि होगा, उसका लंबाई बढ़ेगा। तो ये जो शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक है क्या करता है? पौधों के शीर्ष भाग में कोशिका विभाजन करता है और उसके फलस्वरूप पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। पौधों का जो लेंथ होता है वो बढ़ते जाता है, उसकी लंबाई में वृद्धि होते जाती है। तो ये काम है शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक का। अब देखिए, जो पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक है ये क्या करेगा? तो यह तो विभज्योतकी उत्तक है, यह तो विभाजन ना करेगा, लेकिन ये कहाँ पाया जा रहा है? ये तना के अंदर ऊपर तक समांतर फैला हुआ है, तो ये तना के अंदर विभाजन का काम करता है। चूंकि तना के अंदर पाया जा रहा है इसलिए तना के अंदर विभाजन करेगा। ठीक है, तो आप सोचिए कि जब इस साइड डिवीजन का काम करेगा तो इससे क्या होगा? पेड़ पौधों की जो मोटाई है, उसकी जो तना की मोटाई है उसमें वृद्धि होगा, यानी ये पेड़ पौधों की मोटाई को बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक है, यानी ये भी वृद्धि कर रहा है, लेकिन ये मोटाई को बढ़ा रहा है, ये लंबाई को बढ़ा रहा था। ठीक है, और साथ ही साथ ये पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक ये ना जड़वा के पास तो गया रहता है, जड़ के पास, तो ये जड़ में भी वृद्धि करने में सहायक होता है, यानी जड़ की लंबाइया को भी बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक। अभी जो अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक आपको दिख रहा है, ये कहाँ पाया जा रहा है? तो टहनियाँ जहाँ से निकल रही है ना, उसके पार्श्व, उसके माने प्रारंभिक भाग में पाया जा रहा है, या पत्तियाँ वगैरह जहाँ से निकलती है उसके भी प्रारंभिक भाग में ये पाया जाता है। और ये क्या करेगा? ये यहाँ पे डिवीजन करेगा, यहाँ पे डिवीजन करेगा, और ये टहनियों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायता प्रदान करेगा, पत्तियों की लंबाई वगैरह में वृद्धि करने में सहायता प्रदान करेगा। तो ये काम है अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको विभज्योतकी उत्तक समझ में आ गया होगा। विभज्योतकी उत्तक 3 प्रकार का है, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक पौधों में शीर्ष भाग में पाया जाता है, जो ऊपरी भाग में कोशिका विभाजन करके उसके लंबाई में वृद्धि
करता है। पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक तना में अंदर पैरेलल यानी समांतर ऊपर तक फैला हुआ रहता है, जो उसके लंबाई पौधों की मोटाई में वृद्धि करने में सहायक होता है और उसके जड़ों की लंबाई को भी बढ़ाता है। और अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक टहनियों के और पत्तियों के प्रारंभिक स्थान पर पाया जाता है, जो उसके टहनियों और पत्तियों की लंबाई को बढ़ाने में सहायक होता है। तो विभज्योतकी ऊतक क्लियर हुआ। अब आइए हम आपको समझाते हैं स्थायी ऊतक के कॉन्सेप्ट को। तो स्थायी ऊतक के लिए आप समझेंगे बढ़िया से और ये भी एकदम मजे में आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। तो देखिए अभी हम बताएं आपको कि स्थायी ऊतक जो होता है ना, परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक हम वैसे ऊतक को कहते हैं जिसमें विभाजन की क्षमता ही नहीं पाया जाता है। आइए कितने प्रकार का बताए थे आपको हम? 2 प्रकार का। एगो है सरल स्थायी ऊतक, एगो है जटिल स्थायी ऊतक। तो ये जो सरल स्थायी ऊतक है ना, सरल स्थायी ऊतक ये है कितने प्रकार का? ये है 3 प्रकार का। चलिए यहाँ पे हम तीनों का नाम लिखते हैं। सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार का है। एगो है जिसको हम कहते हैं मृदु ऊतक, ठीक है। एगो है जिसको हम बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक, ठीक है। और एक को बोला जाता है दृढ़ ऊतक। तो ये जो मृदु ऊतक है, सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए कि ये क्या करता है। तो देखिएगा मृदु ऊतक जो है ना, ये सबसे पहली चीज़ कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी मृदु ऊतक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। और आप सबको पता है कि क्लोरोफिल का क्या काम है। तो क्लोरोफिल जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है उसमें ये सहायक होता है, यानी पेड़ पौधे भोजन बना पाते हैं। आपको पता है कि आपको तो मालूम है कि क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। तो ये भी तो पत्तियों में, मृदु ऊतक भी पत्तियों वगैरह में भी पाया जाता है, जहाँ पे क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ इसका एक और काम है। इसका एक और क्या काम है? अब पेड़ पौधा जौन भोजन बनाएगा, एक बार बनाएगा, एक बार सब खा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। भोजन के कुछ पार्ट को वो बचा कर भी रखता है। तो भोजन को बचा कर रखने के बहुत सारे अंग होते हैं पौधों में, उसमें एक मृदु ऊतक भी है। मृदु ऊतक में भी भोजन का संचय किया जा सकता है और पेड़ पौधे जो होते हैं ये मृदु ऊतक में भी भोजन का संचय करते हैं, यानी मृदु ऊतक में भी भोजन को बचा कर रखने का काम ये करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? अब आगे बढ़िए, आपको हम बताते हैं स्थूलकोण ऊतक के बारे में। तो ये जो स्थूलकोण ऊतक होता है ना, जैसे विभज्योतकी में हम पार्श्वस्थ बताएं, उसी प्रकार स्थूलकोण ऊतक ये तना के मतलब ये पौधों में तना के समांतर जो है पाया जाता है। तना के समांतर ये भी ऊपर तक फैला हुआ रहता है स्थूलकोण ऊतक। और स्थूलकोण ऊतक का काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए स्थूलकोण ऊतक का काम है पेड़ पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, पेड़ पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना, ये काम है स्थूलकोण ऊतक का। यानी स्थूलकोण ऊतकवा जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कि पेड़ ऐसे खड़ा है, हम पेड़ नहीं है मान लीजिए, तो हमारे यहाँ पेड़वा के अंदरवा ना पाया जाता है स्थूलकोण ऊतक पूरा नीचे से ऊपर तक। आई क्या करता है स्थूलकोण ऊतक? एकदम टाइट खड़ा किया रहता है कि सीधा खड़ा रहो, हिलना डुलना मत इधर उधर। बात समझ में आ रहा है? यानी ये स्थूलकोण ऊतक का काम क्या है? यांत्रिक सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना, एकदम टाइट बनाए रखना। स्थूलकोण ऊतक ये काम करता है। जो दृढ़ ऊतक है, अब इसको समझिए ये क्या होता है। तो दृढ़ ऊतक के बारे में सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो दृढ़ ऊतकवा है ना, एगो विशेष प्रकार का पदार्थ है जिसका नाम है लिग्निन। ये लिग्निन नामक पदार्थ से बना होता है। आई ससुरी जो लिग्निन है इतना डेंजर पदार्थ होता है, ये बहुत मजबूत होता है। आपको जब हम सेल पढ़ा रहे थे कोशिका, तो याद कीजिए आपको हम पढ़ाए थे कि कोशिका भित्ति जो होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है। तो सेल्यूलोज जो होता है ना, वो बड़ा कड़ा होता है और ऊ का कड़ा है उसका दुगुना कड़ा ये होता है लिग्निन। तो लिग्निन से बना हुआ रहता है दृढ़ ऊतक, जिसके कारण ये जो लिग्निन है ना, ये दृढ़ ऊतक को सीमेंट जैसा मजबूती प्रदान करता है। बाप रे, सीमेंट जैसा नहीं होता, घर वगैरह जोड़ा जाता सीमेंट पर, उतना ज़्यादा मजबूत बना देता है दृढ़ ऊतक को। तो आप सोचिए जब इतना मजबूत है तो फिर इसका क्या काम होगा? बेशक इसका काम होगा रक्षात्मक ऊतक के रूप में। इसको रक्षात्मक ऊतक भी आप कह सकते हैं, क्योंकि रक्षात्मक ऊतक के रूप में काम करता है। ये पेड़ पौधों को बाहरी चोटों से बचाने का काम करता है। मार ईंटा चला कर मार दिए कोनो पेड़ को, तो उसका जो दृढ़ ऊतक है बड़ा कड़ा होता है, लिग्निन का बना हुआ, तो उसको कंट्रोल करता है, पेड़ पौधों के आंतरिक भाग को सुरक्षित रखता है दृढ़ ऊतक। तो देखिए, हालांकि ये भी अब चूंकि ये भी बहुत कड़ा है, बहुत कठोर है, तो ये भी यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट ये भी देगा,
करेगा और मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ ये पेड़ पौधों को बाहरी चोटों से भी बचाता है, रक्षात्मक ऊतक के रूप में ये काम करता है। तो आपको समझ में आ गया क्या है मृदु ऊतक, क्या है स्थूलकोण ऊतक और क्या है दृढ़ ऊतक। अब लास्ट टॉपिक है हमारा जटिल स्थायी ऊतक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जटिल स्थायी ऊतक को हम क्या कहते हैं, इसको हम संवहन ऊतक के नाम से भी जान सकते हैं। जटिल स्थायी ऊतक को आप संवहन ऊतक भी कह सकते हैं क्योंकि जटिल स्थायी ऊतक क्या करता है कि पौधों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अलग अलग पदार्थों को, जल को, घुलित खनिज को, खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दो, जो हेने आओ, ये सब काम करता है कौन, जटिल स्थायी ऊतक। इसलिए इसको संवहन ऊतक भी कहा जाता है। जो जटिल स्थायी ऊतक है इसको हम कितने भाग में बांट सकते हैं, 2 भाग में बांट सकते हैं। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ऐसे 2 भाग में बांट सकते हैं। तो देखिए एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि जाइलम में और फ्लोएम में क्या अंतर है इसको समझाइए। तो हम आपको समझाते हैं ना, देखिए कितना आसान है इसके बीच अंतर समझना। सबसे पहली चीज़ कि जो जाइलम आपको दिख रहा है इसका काम है पेड़ पौधों में जल एवं घुलित खनिज, जल एवं घुलित खनिज का परिवहन करना, घुलित खनिज का परिवहन करना। जबकि फ्लोएम का काम है खाद्य पदार्थों का, यानी जो भोजन बना है उसका परिवहन करना। यानी जो जाइलम है ये क्या करता है कि पेड़ पौधों में जल को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है और जो भोजन बन जाता है खाना, उस खाद्य पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लोएम पहुंचाता है। अब आप खुद से सोचिए कि पेड़ पौधे जो है जल कहाँ से उसको मिलता है, तो पेड़ पौधे मिट्टी के अंदर से अपने जड़ के द्वारा जल को खींचते हैं। और जल का काम कहाँ है, तो जल को खींच कर ले जाते हैं पत्तियों के पास, चल पतई में चल, और पत्तियों के पास ले जाकर, और चूंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, वहाँ सूर्य का प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और पत्तियों में ही भोजन बनाने का क्रिया होता है। तो भोजन बनाने में जल का काम पड़ता है। तो पेड़ पौधे अपने जड़ से जल को खींचकर और ऊपर पत्तियों के पास लेकर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है, पेड़ पौधों में जल का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है। नीचे से जल को खींचे और ऊपर लेकर चले गए। अब आप कहिएगा कि ए भाई ये गौरी बात बताइए कि का जितना जलवा खींचता है उस सारा जल भोजन बनाने में यूज हो जाता है ना, बिल्कुल नहीं। जितना जल पेड़ पौधा अपने जड़ से खींचता है उसका मात्र 10% जल ही पेड़ पौधे भोजन बनाने में यूज करते हैं। तो 90% जलवा का वाला फिर नीचे आवेला नहीं, 90% जल पुनः नीचे नहीं आता है, बल्कि वह पत्तियों के माध्यम से ही वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में मिल जाता है। इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, हालांकि ये इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए वाष्पोत्सर्जन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए जो अपने जड़ से जल को अवशोषित करते हैं उसका कुछ ही भाग भोजन बनाने में यूज करते हैं और शेष भाग को जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। माने इसका मतलब ये हुआ कि जो जाइलमवा है खाली नीचे से ऊपर ले जाता है जल को, फिर ऊपर से लाने का जिम्मेदारी नहीं। काहे लाएगा जल, तो अब जो बचा वो वायुमंडल में पतईने में से मिल गया, तो नीचे लेकर आने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब जो जाइलम है ये भी परिवहन का काम करता है नीचे से ऊपर की ओर। जी हाँ, जाइलम ऊतक नीचे से ऊपर की ओर परिवहन का काम करता है। लेकिन ये जन फ्लोएम है ये क्या करेगा, तो ये पत्तियों में जो भोजन बनता है, खाली पत्तियों को ही भोजन की जरूरत नहीं होती है, भोजन को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाना पड़ता है। तो पत्तियों में जो भोजन बना है उसको फ्लोएम क्या करेगा, खींचेगा और लेकर आएगा उसको पूरा टहनी में, तना में, पूरा जड़ वगैरह में पहुंचाकर, अब फिर जो भोजनवा बचेगा उसको जड़ में से मिट्टी में नहीं मिला देगा, जड़ में से फिर उसको ऊपर ले आएगा। माने ऊपर से पहले नीचे लेकर गया भोजन, अब फिर जो भोजनवा बचा फिर उसको ऊपर लेके जा रहा है, और ऊपर लेकर जाके क्या करेगा, तो आपको हम बताएं ना मृदु ऊतक में ले जाकर उसको संचित करेगा, क्योंकि वहाँ भोजन का संचय होता है। और भी बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पेड़ पौधों में भोजन का संचय होता है। तो जहाँ जहाँ संचय होता है वहाँ ले जाकर भोजनों को जमा कर देगा। रातों में तो काम चलेगा चाहिए, रात में कहाँ से, रात में प्रकाश थोड़ी मिलेगा, सूर्य का प्रकाश, तो रात में उस भोजन से वो पेड़ पौधों का काम चलता है। बात समझ में आया। तो इसलिए फ्लोएम का क्या काम हुआ, ऊपरवा से नीचवा लेकर आया भोजन और फिर सोचरी नीचवा से ऊपर वो लेके जा रहा है। इसका मतलब फ्लोएम का परिवहन, फ्लोएम कहाँ से परिवहन करता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों दिशाओं में ये काम करता है।
आगे बढ़िए, एक लास्ट पॉइंट आपको समझा दे। हई जो जाइलम होता है ना, इसकी अधिकांश कोशिकाएं, जाइलम की अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है, लेकिन फ्लोएम की अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती है। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि जौन ऊतक होता है ना, जौन ऊतक होता है, ये ऊतकवा न कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो जौन जाइलम ऊतक है ये अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब फ्लोएम में अधिकांशतः जीवित कोशिकाएं होती है। क्लियर हुआ? तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर पूछेगा तो ये 3 गो अंतर आप आराम से लिख सकते हैं। पहला अंतर कि जाइलम जल और घुलित खनिज का परिवहन करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जाइलम में परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है और फ्लोएम में परिवहन ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम की कोशिकाएं, अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है, जबकि फ्लोएम की अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती है। इसके बाद कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि रे सोच रही जाइलम खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है कि फ्लोएम करता है, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूज जाएगा नहीं, जाइलम ज से जाइलम, ज से जल, वाह याद रहेगा। एफ से फ्लोएम, एफ से मान लीजिए, हालांकि इसके इंग्लिश में पी से शुरू होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन करने पर एफ लग रहा है। एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, फूड माने खाना, ल तो यादें हो गया। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज हम लोग पूरे पादप ऊतक को ख़त्म कर लिए। तो और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जंतु ऊतक को, जंतु ऊतक क्या है और उसके लार्ज क्लासिफिकेशन को हम समझेंगे और उसके बाद उसमें पॉइंट वाइज सारे टॉपिक्स को सिस्टमेटिक हम लोग पढ़ेंगे।